नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पेहोवा में इस्माइलाबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत हासिल करने का मूल मंत्र। 133 एलपीएम क्षमता के पीएस प्लांट का उद्घाटन। स्वास्थ्य विभाग ने प्रबंधन में किए बड़े सुधार। जेसीआई द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री ने बच्चों को तनाव दूर करने के दिए सुझाव। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कालका स्थित उपमंडलीय अस्पताल में 133 एलपीएम क्षमता के पीएसएल प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं की निदेशक डॉक्टर वीना सिंह, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर वीके बंसल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। राजीव अरोड़ा ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों ने स्वास्थ्य विभाग को अपने समय की सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 महामारी का सामना करते देखा है। इस महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचाई और कई देशों से इसके प्रबंधन में कमी पाई गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा सरकार के सहयोग से इस चुनौती को सफलतापूर्वक सामना किया है और इस कठिन समय में महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ लोग, गैर सरकारी संगठन और कॉर्पोरेट क्षेत्र भी दान और परोपकार की भावना से आगे आए हैं। मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि कालका के इस सब डिविजनल हॉस्पिटल में आज ये जो पीएसए प्लांट है, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इफ्को टोक्यो के द्वारा डोनेट किया गया है, उसका इनॉग्रेशन आज शुभारंभ आज किया गया है। ये बात ठीक है कि कोविड की 3 वेव्स निकल जाने के बाद जिस प्रकार से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सेकेंड वेव में हुई थी, उस तरह की शायद रिक्वायरमेंट जो है अभी ऑक्सीजन की हमें ना हो, लेकिन फिर भी जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए हमेशा ही जो ऑक्सीजन अगर एट हैंड अवेलेबल है तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमेशा रहती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब भी कोई चीज़ डोनेट की जाती है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एटलीस्ट जो प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिटी एट लार्ज है, सिविल सोसाइटी एट लार्ज है, वो सब लोग जो हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं। वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो प्लांट एज सच है वो तो नॉर्मली जो भी हम सीएसआर में लोग डोनेट करते हैं वो उनके द्वारा दिया जाता है, लेकिन प्लांट को लगाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सारा किया गया है, या इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया गया है, या उसके साथ जो भी इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह लगाए गए हैं, वो सारा का सारा जो खर्चा है वो हरियाणा सरकार के द्वारा वहन किया गया है। हरियाणा में अंबाला के शहजादपुर एरिया के जंगल में 230 बम बरामद हुए। यह बम यहां जमीन में दबाए गए थे। ये बम काफी पुराने हैं और इन्हें जंग लगा हुआ है। बम मिलने की सूचना पर शहजादपुर बम डिस्पोजल पुलिस दस्ता व थाना शहजादपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। इस दौरान लगभग 232 आर्टिलरी सेल बरामद हुए। इन्हें भारतीय सेना के अधिकारियों को सौंपा जाएगा। थाना शहजादपुर में एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जंगल के एरिया में इतनी बड़ी संख्या में बम मिलने के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। आसपास के गांवों के लोगों को वहां से आवागमन रोक दिया गया। फिलहाल कई पहलुओं पर छानबीन जारी है। सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मंगलोर के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर कुछ बम टाइप की वस्तु देखी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके के ऊपर पहुंची और उसका हमने अच्छी तरह से मुआयना किया। जो देखने में पाया गया कि आर्टिलरी के शेल्स हैं, तो उसको हमने शहजादपुर पुलिस स्टेशन के अंदर एक्सप्लोजिव एक्ट का मुकदमा दर्ज करके लोकल जो हमारी आर्मी की बॉम्ब डिस्पोजल टीम है उनसे हम कोऑर्डिनेट करके और आगे इनको डिस्पोज ऑफ करवाएंगे। जो टोटल शेल्स हैं इनकी तकरीबन ये 200 से ऊपर हैं, 232 शेल्स हैं और इनमें अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के हैं। तो जो भी ड्यू प्रोसेस होगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। पे फॉरेस्ट लैंड है तो उसी फॉरेस्टेड एरिया के अंदर ही पड़े हुए थे। इसमें जैसे हमने पर्चा दर्ज किया कि यहाँ पे हम इसकी जांच करेंगे ये इस जगह तक कैसे पहुँचे, और हम इनके मार्क से हम इनको पहचानने की कोशिश करेंगे ये किस यूनिट को सप्लाई किए गए थे।
और किस तरीके से यहाँ तक ये पहुँचे हैं। और मेन चीज़ जो फॉर द टाइम बिंग है, हम इसमें जो इनको डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है, तो उनको हमने वहाँ पे एक हमने सैंड वॉल वहाँ पे बनवा रहे हैं, हम गार्ड लगा दी गई है और आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट करके हम इसको डिस्पोज ऑफ कराएंगे। अंबाला में जेसीए द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को एग्जाम के दौरान मानसिक तनाव से बचने की सलाह दी। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने मोटिवेशनल स्पीकरों द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे 25 स्कूलों के 500 से ज्यादा बच्चों को तनाव दूर करने के टिप्स दिए। सबसे पहले बच्चों का इस प्रकार से मार्गदर्शन करने के लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीकर हम यहाँ बुलाए गए थे और उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। और उसमें कुछ हमारे विधायक जी ने भी और हमारे जो केशव जैन जी हैं, उन्होंने बच्चों को गाइड किया कि किस प्रकार से उन्हें तैयारी करनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मेहनत खूब करनी चाहिए। हमारा सुझाव है कि खूब मेहनत करें लेकिन स्ट्रेस ना लें। निश्चित तौर से कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल नंबर ही जीवन में महत्वपूर्ण है, और भी आपका कठिन परिश्रम भी महत्वपूर्ण है। तो केवल उसके लिए तुलना ना करें किससे। हर आदमी की अपनी अपनी एक पहचान होती है, वो एक दूसरे से तुलना ना करें। हमारा अभिभावकों से भी निवेदन ये है कि इस प्रकार से बच्चों की तुलना ना करें कि मान लीजिए किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर हैं और मेरे बच्चे के कम हैं, तो इस प्रकार का दबाव ना बनाएं। हाँ, लेकिन मेहनत जरूर करें, सख्त मेहनत करें, खूब पूरी मेहनत करें, अच्छे नंबर लेके आएँ। तो इस प्रकार का एक मोटिवेशनल स्पीच यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, उसमें आ जाने का। 10वीं 12वीं एग्जाम कब तक उम्मीद है? नहीं, देखिए वो तो जब जिस प्रकार से जिस टाइम से लेते हैं वही है। अभी अपडेट तो मैं आपको कब तो आज ही आपको इसके बारे में। पिहोवा में इस्माइलाबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह के निवास स्थान टीकरी व इस्माइलाबाद में एक निजी पैलेस में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव के लिए पिहोवा प्रभारी नियुक्त किए गए। सरदार रमनीक सिंह मान ने कहा कि कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड के लोगों से संपर्क बनाकर रखें। इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कार्यकर्ताओं को जीत हासिल करने का मूल मंत्र देते हुए कहा कि पार्टी ने प्रत्येक वर्ग के लिए जनहित के ऐसे कार्य किए हैं जिसका लाभ निश्चित रूप से निकाय चुनाव में मिलेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सुनिश्चित करें कि पिहोवा नगर पालिका में सभी 17 और इस्माइलाबाद के 13 वार्डों में पार्टी समर्थित पार्षद और प्रधान को जीत हासिल हो। काफ़ी टाइम से जो चुनाव थे वो होने थे। इस्माइलाबाद में हैं हम अभी इस समय, और पिहोवा और इस्माइलाबाद दो जो नगर पालिका जो है उसके चुनाव होने हैं। तो पहली बार इस्माइलाबाद में चुनाव होंगे नगर पालिका के। पहले पंचायत थी और अब ये चुनाव होकर यहाँ पर नगर पालिका के जो मेयर और जो एमसी हैं वो चुने जाएंगे। तो बस उसी को लेकर हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठक हुई है और आगे की जो भूमिका है वो किस प्रकार किस तरीके से हमने करनी है उसके बारे में बैठक। डेफिनेटली जो चेयरमैन के चुनाव होंगे वो पार्टी सिंबल पर होंगे और पार्टी के जो चुनाव निशान है उसके ऊपर उनको लगाएंगे। देखिए, स्पोर्ट्स कोटे का डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो उसी तरीके से हमने बजट जो दिया है कि हम पूरे हरियाणा में स्पोर्ट्स को किस प्रकार आगे और लेके जाएं, क्योंकि अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो हरियाणा जो है वो अव्वल है। मैं मानता हूँ, ये लोग भी कहते हैं और ये प्रूफ भी किया है स्पोर्ट्स में। लेकिन
आगे भी अव्वल रहे, उसको किस प्रकार हम और योजनाएं अच्छी बनाएं, और आखिरी पंक्ति में जो बच्चा होता है और आखिरी गांव का जो घर है वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या योजनाएं जो हैं उस प्रकार हम बना रहे हैं। तो डेफिनेटली बजट में भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी इसको बढ़ाएंगे भी और जिसका हम पूर्ण रूप में बच्चों तक उनको फायदा देंगे। नगरपालिका कर्मचारी संघ द्वारा 2020 में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन के चलते सरकार द्वारा मांगों पर कोई गौर नहीं किए जाने को लेकर और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू उठाकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों को नहीं माना गया तो हिसार में मंत्री कमल गुप्ता के निवास का घेराव करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बचा देंगे। आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर, जो हमने पीछे आंदोलन किए थे 2020 में और मांग कर रहे थे, जो कोरोना टाइम की महामारी में जो हमारे कर्मचारी काम कर रहा था, हम मांग कर रहे थे अनिल विज मंत्री से कि हमारे कर्मचारियों को कोरोना टाइम में जोखिम भत्ता दिया जाए, 4000 रुपया कर्मचारी की तनख्वाह में लगाया जाए और 50 लाख का बीमा किया जाए, नई भर्ती की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार 2020 से अब तक हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए आज हम फिर दोबारा से हरियाणा सरकार के खिलाफ उस वादा खिलाफी को याद दिला रहे हैं जो हरियाणा सरकार ने हमारे नगरपालिका कर्मचारी संघ के डेपुटेशन के साथ बातचीत की थी। उन बातचीत के माध्यम को हम दोबारा से दोहराना चाहते हैं। आज हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उन गुप्ता जी को हम बताना चाहते हैं या तो हमारी मांगों को जो पीछे अनिल विज ने मानी है उनको मान लिया जाए, नहीं तो हरियाणा सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आने वाले समय में 6 तारीख को हम जो हमारे उनका मंत्री का गृह क्षेत्र हिसार में, वहां पर उसका घेराव करेंगे और सरकार अब फिर भी नहीं मानती है तो वहीं से ऐलान करेंगे, पूरे देश का चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 81 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल से परेशान होकर अपने घर की 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने मरने से पहले स्कूल के सारे काले चिट्ठे अपने सुसाइड नोट में लिख दिए थे। सुसाइड नोट में छात्र ने स्कूल के अंदर उस पर हो रही सभी यातनाओं का जिक्र किया। वहीं डीपीएस सेक्टर 81 स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र द्वारा सुसाइड करने के बाद अब स्कूल के प्रिंसिपल सुजीत खन्ना का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा छात्र अब नहीं रहा। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनका स्कूल स्पोर्टी और सेंसिटिव स्कूल है जहां बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यहां बच्चों को हरासमेंट नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही प्रतिभावान छात्र था और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और हम चाहते हैं कि इंक्वायरी हो और जांच में सच सामने आए। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खेद है। हमारा स्टूडेंट आरवी मल्होत्रा बहुत ट्रैजिक सर्कमस्टांसिस में ही हैज़ लेफ्ट द स्कूल एंड द वर्ल्ड। हम स्ट्रांगली अपनी टीचर आरती मल्होत्रा के साथ हैं। मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी बहुत ही स्पष्ट और सादे शब्दों में कि डीपीएस 81 एक सपोर्टिव सेंसिटिव स्कूल है। यहाँ पे बच्चों को नर्चर किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, हैरेसमेंट नहीं होती। आरवी बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट था, आर्टिस्टिक, वेरी आर्टिस्टिक, और अब उसके क्लास 10 के बोर्ड्स थे। क्लास 2 से क्लास 10 तक हमारे पास अभी रहा। वी वर एनकरेजिंग हिम, सपोर्टिंग हिम, प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी हेल्प। कुछ ही समय पहले उसकी सीबीएसई में सब्जेक्ट चेंज, स्क्राइब का असिस्टेंस, एक्स्ट्रा एकेडमिक क्लासेस, ये सब चल रहा था। साथ में मैं जानती हूँ कि कुछ उसके पर्सनल इश्यूज इन टर्म्स ऑफ maybe treatment and other things were there, जो medical profession medical people were taking care of them। हम सपोर्ट के लिए हैं स्टूडेंट्स की, और मैं इन बातों पे ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगी क्योंकि पुलिस ऑलरेडी फैमिली के कहने पे इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और हम भी चाहते हैं कि एक बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी हो जिसमें जो सच है वो बाहर निकले और स्कूल विंडिकेट हो।
हालांकि महामारी का दौर थमता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी सभी को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। इसी बीच एक निजी संस्था ने सिविल अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन को 5000 सैनिटाइजर और 16000 मास्क डोनेट किए। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता के अलावा वैक्सीनेशन के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह और अन्य डॉक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने संस्था के इस प्रयास की भूरी प्रशंसा की और कहा कि आगामी 27 फरवरी से पल्स पोलियो अभियान शुरू होना है और यह सभी चीजें हमारे वॉलंटियर की सुरक्षा और बचाव में काम आएंगी। प्रभात एजेंसी बोल दो। जिला सिविल मैं हूँ, ये जिला सिविल। सर आज सैनिटाइजर और मास्क डोनेट किए हैं सिविल अस्पताल को, कौन सी संस्था है और इनका उद्देश्य क्या है? शिवशासन प्रकोष्ठ ने हमें 5000 सैनिटाइजर और 16000 मास्क दिए हैं लोगों की सेवा के लिए, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए, जिसके अंदर कि हमें मास्क पहनना ज़रूरी है, 2 गज की दूरी रखनी है और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है, सैनिटाइजर से बार बार साफ करना है। तो इन्होंने हमारा सहयोग कराया है, जिससे कि पोलियो जो अब आने वाला है उसके अंदर भी हम इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे और सभी को प्रोटेक्ट करेंगे। कितने मास्क और सैनिटाइजर दिए गए हैं? 5000 सैनिटाइजर और 16000 मास्क दिए। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 15 साल पुराने पेट्रोल व 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पाबंदी लगाए जाने के विरोध में किसानों ने करनाल जिला सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए रोष जताया और नारेबाजी की। किसानों ने इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने कहा कि जनता पहले ही कोरोना काल के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रही है और सरकार नए कानून लाकर जनता की मुश्किलों को बढ़ा रही है। देश में महंगाई इस वक्त चरम पर है। किसान की आर्थिक हालत इतनी मजबूत नहीं है कि वह 10 साल के बाद नया ट्रैक्टर या अन्य यंत्र खरीद सके। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि खेती में प्रयोग किए जाने वाले वाहन या यंत्रों को इस श्रेणी से बाहर किया जाए। किसानों ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं जी, जो सरकार ने डीजल की गाड़ियां 10 साल के लिए उसका टाइम रख दिया कि वो 10 साल के बाद चल नहीं सकती। हमारा ये कहना है कि पहले इन्होंने कानून बनाया था चुपके से, अब इन्होंने उसको लागू करना शुरू कर दिया, गाड़ियां बाउंड करनी शुरू कर दिया। हम उसके खिलाफ है कि 10 साल में गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे वो ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो इसलिए वो जिम्मेदार के, मजदूर के, किसान के, किसी भी व्यक्ति के 10 साल के बाद हर बार मोल लेना व्हीकल नया असंभव है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कानून जो है काला है, इसको बंद करो। और प्रदूषण के हिसाब से अगर कोई गाड़ी का प्रदूषण खराब है, वो प्रदूषण फैलाती है, चाहे वो नहीं भी है, तो उसके ऊपर ये कार्रवाई करो। जो गाड़ी बिल्कुल ओके है, चाहे वो 20 साल पुरानी है, तो उसको मत छेड़ो। तो इसलिए हम आज एकत्रित हुए हैं, डीसी साहब के माध्यम से सीएम को, पीएम को, सबको ज्ञापन भेजेंगे कि ये कानून जो लाए हो आप, ये बहुत कमज़ोर कानून है, गंदा कानून है, इससे लोग प्रभावित होंगे। जैसे इन्होंने अब हर आदमी इससे प्रभावित है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो 10 साल के बाद हर गाड़ी को बदल लेगा, चाहे वो कितना भी अमीर है। तो इसलिए जो आदमी सोच के मिडिल वर्ग का आदमी लेता है गाड़ी, तो 8 साल की गाड़ी लेता है सस्ते में, चलो चल जाएगी, उसको 2 साल के बाद बेचनी पड़ेगी, उसकी क्या पोजीशन रहेगी। तो इसलिए ये बहुत ही कमज़ोर और माड़ा कानून है, इसको वापस लिया जाए। ज़बरदस्ती अगर सरकार करेगी तो हम सरकार के खिलाफ पूरे प्रदर्शन करेंगे, तो धरने भी मारेंगे, अगर फिर भी ना मारे तो आंदोलन पूरा रोडें जाम करेंगे। हरियाणा में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाले वाहनों को लेकर हरियाणा सरकार के द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि पेट्रोल गाड़ियों की तर्ज पर ही डीजल वाली गाड़ियों को भी 15 साल चलाने की अनुमति दी जाए और इस फैसले पर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने भी सरकार पर तंज कसा है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा का कहना है कि अगर सरकार सच में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहती है तो सरकार को कोई और नीति अपनानी चाहिए और इस फैसले की वजह से काफी सारे वाहन चालकों को एक भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और इसका साफ तौर पर सीधा असर उनके जेब पर पड़ेगा। अभी हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक और जो है फरमान, अपना हम कहेंगे तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्हीकल डीजल का जो है वो 10 साल से ऊपर की उम्र का अब कंडम माना जाएगा और उसे सड़क पे चलने नहीं दिया जाएगा। और पेट्रोल व्हीकल्स की लिमिट पहले वाली 15 साल की ही रखी गई है। हम समझते हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला एक फैसला है, जो
हर आदमी को हिट करेगा, चाहे वो बिजनेस ओनर है, चाहे वो सफ़र करने वाला खुद वो व्यक्ति है जिसे ये सुविधा का जो उसे लाभ उठाना पड़ता है। हमारी इकोनॉमी को जो है नुकसान देगा, छोटे मोटे बिजनेस इसमें आज हमारे लिपट के मर जाएंगे। जो सरकार का ये फैसला है, आज भी अगर आप गाड़ी खरीदने जाएं तो आरसी का आपको 15 साल का टैक्स देना पड़ता है। तो हम सवाल करते हैं 10 साल में डीजल व्हीकल्स को नकारा क्यों जा रहा है। दूसरी बात, हर व्यक्ति कुछ पैसे जोड़ के लोन पे इस व्हीकल को लेता है। 8 साल में लगभग 8 जब भी उसकी होती है उसमें उसका ये लोन उतरता है। उसके बाद जब पैसे कमाने की, वो फल देने की उस पौधे की जब समय आता है तो उसे काट के साइड में इस तरह से गिरा दिया जाए। हम समझते हैं बहुत ही ये गलत इनका फैसला रहा है। आदमी पुराने व्हीकल की रीसेल वैल्यू सरकार ने आज ज़ीरो कर दी, क्योंकि 8 साल बाद या 9 साल बाद जब वो बेचने जाएगा तो खरीदार भी आज सोचेगा कि मैंने 1-1.5 साल के लिए व्हीकल लेके क्या करना है। आम वीडियोस हम फेसबुक पे देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं 45,000 60,000 ये आंकलन लगाया जा रहा है। इतने में तो आज की तारीख में फ़ोन नहीं आते, कोई शौक से अपना एक फ़ोन खरीदने जाए। तो सरकार ने ये भी ऑप्शन किसी भी आदमी के पास से हटा दिया कि पुराने व्हीकल को बेच के उससे डाउन पेमेंट करके आगे अपनी आर्थिक चक्का वो चलाता रहे। ये जो सरकार का फैसला है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सरकार ने ये सच में जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से या एनजीटी के किसी गाइडलाइंस के हिसाब से ये फैसला लिया है तो सरकार से हमारी गुजारिश है इसके अंदर वो चेक्स एंड बैलेंसेस करे, फिटनेस सर्टिफिकेशन की मैंडेटरी कर दे। जो भी व्यक्ति है, बिजनेस है, गाड़ी है, उसकी जो रेगुलर चेकिंग हो, जो भी फिटनेस सर्टिफिकेट पास ना करे उसे आप कंडम करें। लेकिन सभी की आज यहाँ पर आज तो सिर्फ अम्बाला के यूनियन के जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन के हमारे साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो टैक्सी यूनियन के हमारे साथी वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये आवाज़ हरियाणा में हर जगह उठ रही है कि इस सर्टिफिकेशन को, ये जो इन्होंने कट ऑफ डाला है इसे रद्द किया जाए। फिर से डीजल व्हीकल्स इंक्लूडेड 15 साल की लाइफ करी जाए। एनसीआर रीजन अगर पानीपत अगर आप बढ़ा रहे हैं तो इसे आप एनसीआर ना माने, दिल्ली में ही रहने दें। हरियाणा के किसी भी कोने में 10 साल से जो अधिक उम्र का है डीजल व्हीकल उसे अप्लाई करने दें। हम सब जानते हैं महाशिवरात्रि को लेकर पिहोवा अनाज मंडी में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी और वरिष्ठ पुलिस आईपीएस अधिकारी आरसी मिश्रा ने सुबह 10:30 बजे महाशिवरात्रि शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिहोवा अनाज मंडी से लेकर भोले भंडारी मंदिर तक पहुंची ये शोभा यात्रा पिहोवा के मुख्य बाजारों सहित विभिन्न इलाकों से होते हुए भगवान शिव के मंदिर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान भगवान शिव के जीवन पर आधारित आकर्षक झांकियां, संकीर्तन करते मंडलियां तथा सुंदर सजी पालकी शिव भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी। खड़ा महानिर्वाणी संगमेश्वर धाम से धाम यहाँ से शोभा यात्रा प्रतिवर्ष विगत बहुत वर्षों से यहाँ से निकाली जा रही है। ये एक शिवरात्रि का प्रथम उद्घोष है कि अब शिवरात्रि आने वाली है और आज से लेकर के शिवरात्रि के दिन तक भगवान का नाना विधियों से पूजन अर्चन किया जाएगा और उसके बाद में शिवरात्रि महोत्सव को मनाया जाएगा। हमारे मध्य में परम पूज्य महंत विश्वनाथ गिरी जी महाराज जो कि हमारे अखाड़े के सचिव हैं, अरणाई के व्यवस्थापक हैं, उनके तत्वाधान में इस यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। तो महाराज जी और हम सब महात्मा लोग इस पुण्य पर्व पर इस भव्य शोभा यात्रा का अंग बने, हम अपने को बड़ा हर्ष अनुभव कर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।